नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विवादों से घिरा वक्फ बिल भले ही पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा से राज्यसभा से पास हो गया हो, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। सच ये है कि असली पिक्चर अब शुरू हुई है, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो कानून है, जिसे काला कानून कहा जा रहा है, जो मुसलमानों को बेचैन कर रहा है, ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और आप कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत में अब देश के संविधान की अग्नि परीक्षा है। Chief Asauddin Owaisi has filed the petition in the Supreme Court challenge. सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ले जाया गया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने, मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊं कि ये वक्फ का मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर पलट जाएगा, क्या मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह का ये जो बिल है, पसंदीदा बिल है, क्या ये खारिज हो जाएगा सबसे बड़ी अदालत में, और क्या ये बिल वाकई संविधान विरोधी है, इन सवालों पर तो मैं आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज देश भर में इस बिल को लेकर क्या हंगामा रहा, मुझे 2 सेकंड दीजिए, पहले वो जान लेते हैं। और मैं शुरुआत लखनऊ से करना चाहता हूं, जहां आज तड़के सुबह योगी जी एक्शन में आ गए। अभी तो बिल सिर्फ पास हुआ है, अभी तो राष्ट्रपति उस बिल पर मोहर लगाएंगे, वो बिल कानून बनेगा। लेकिन इससे पहले योगी जी एक्शन में आ गए और उन्होंने डीएम को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई जहां जहां वक्फ की इलीगल लैंड्स हैं, इलीगल संपत्तियां हैं, उन पर एक्शन लेना शुरू करिए। और हो सकता है कि मिस्टर योगी इस मामले में मोदी और शाह से भी तेज दिखना चाह रहे हों। यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन, वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। अब योगी की ये जो रफ्तार है, जो स्पीड है, इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो वो मोदी और शाह को दिखाना चाहते हैं कि हिंदुत्व का सबसे प्रचंड इस वक्त प्रतीक कौन है देश में, और दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव, यानी चुनाव करीब आ रहे हैं, तो 2 रीजंस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरे देश भर में, वो चाहे मोदी जी का गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या साउथ इंडिया हो, कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु हो, हर जगह प्रोटेस्ट हुए। और गुजरात में तो बाकायदा मुस्लिम्स ने सड़कों पर आकर गिरफ्तारियां भी दी। सबसे बड़ा जो जमावड़ा हमने देखा वो कलकत्ता में देखा, जहां पर हज़ारों हजार मुसलमान हर तबके के सड़कों पर थे, इस काले कानून के विरोध में थे। और यही सिलसिला हमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बाकी देश में हर जगह पर दिखा। यानी कहीं ना कहीं बिल को लेकर एक बहुत बड़ा उबाल है, एक बहुत बड़ा आंदोलन तेज होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको आप साझा करें और कमेंट ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसका मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और अब असली खबर पर, और असली खबर ये है कि क्या इस कानून को, क्या वक्फ बिल को अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्या इस बिल को चुनौती दी जा सकती है अदालत में। अब दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में कोई भी कानून बनाया जा सकता है अगर सरकार का एजेंडा हो। और अगर कुछ इस तरह के छोटे मोटे दल हों, कुछ इस तरह के एलाइज हों, पार्टनर्स हों, जो ज़मीर का सौदा बार्गेन करने को तैयार हैं, तो फिर कोई भी कानून पास किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इस वक्फ बिल के मामले में भी हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अगर इस कानून में कोई खामियां हैं, इस कानून में संविधान के अनुसार कहीं ना कहीं कोई उल्लंघन है, कुछ गलतियां हैं, तो क्या फिर इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और आज मैंने कई वकीलों से बात करी, कई बड़े वकीलों से बात करी। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील तो आपके साथ रूबरू भी होंगे कुछ देर में। और उन वकीलों का यह कहना था, जो बेस्ट ल्यूमिनरीज हैं लीगल, उनका यह कहना था कि ये जो वक्फ बिल है, सीधे सीधे 4 धारा यानी 4 अनुच्छेद, आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट के, एक नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका सीधा सीधा वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, उनके मुखालिफ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट 100% उसमें इंटरफियर कर सकती है। मैं आपसे चंद सेकंड चाहूँगा, ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, चंद सेकंड, 30 सेकंड में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस बात पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि यही बेसिक फाउंडेशन है इस केस को चैलेंज करने की। ये बिल कहाँ कमज़ोर है
ये 4 आर्टिकल्स हमें बताते हैं। 4 आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल 14 है, ये आप अगर देखें, आर्टिकल 14 संविधान का कहता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का सबका अधिकार है और किसी भी धर्म के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते। और इस वक्फ बिल का जो मजमू है, जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंटेंट हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन और हिंदू से अलग करते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन है इसमें, क्लियर कट। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बड़े वकील मानते हैं, और खासकर वो लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेकंड आर्टिकल, आर्टिकल 25, और आर्टिकल 25 जो है अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को धर्म की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और गवर्नमेंट हो या सरकारी संस्थाएं हों, उसके फ्रीडम में इंटरफियर नहीं कर सकती, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। और इस बिल में कुछ इस तरह के कंटेंशियस कंटेंट हैं जो वायलेट करते हैं इस आर्टिकल को, ये भी वकीलों का कहना है। आर्टिकल 25 इसका भी उल्लंघन है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, तरह तरह की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनका प्रबंधन, उनका जो प्रबंधन है उसकी आज़ादी है। यानी कोई भी रिलीजियस बॉडी है, उसके मैनेजमेंट की टोटल फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम है। और उस फ्रीडम में मंदिर भी आते हैं, गुरुद्वारे भी आते हैं, उनकी भी प्रबंधन समितियाँ होती हैं। और इसी तरह से मस्जिद हैं, दरगाह हैं, इमाम बाड़े हैं, जो भी रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, ये सब कुछ प्रोटेक्ट होता है आर्टिकल 26 में। और ये जो बिल है इसको थोड़ा सा वायलेट करता है। अब जिन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें आप कह सकते हैं सबसे ऊपर तो BR अम्बेडकर साहब थे, नेहरू जी थे, सारे लोग थे उस वक्त के। उन्होंने माइनॉरिटीज़ को, हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर जो ईसाई हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग से राइट्स दिए, राइट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़। और इसमें मुसलमानों को हर तरह की आपको सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, आप उनको परेशान नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये जो बिल है कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट करता है बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं। तो माइनॉरिटीज़ का आप कह सकते हैं टोटल प्रोटेक्शन हमारे संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 29। वकीलों का कहना है कि साहब बहुत से इसके क्लॉजेज हैं इस बिल के जो वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, संविधान के अनुरूप नहीं है, और इनको चैलेंज किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा, इंसाफ भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों तथ्य तो आपने जान लिए, सारी कहानी आपने समझ ली है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो केस है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता या आज चला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये केस मेरिट पर है? मेरिट का मतलब है कि क्या इस बिल में खामियां हैं और इस केस को दमदार तरीके से अदालत में लड़ा जा सकता है और इंसाफ पाया जा सकता है। अब मैंने आज इस देश के एक बड़े मशहूर वकील हैं जो इस तरह के मामले उठाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमेशा हलचल मचाते रहते हैं, महमूद प्राचा साहब खुलकर बोलते हैं। मैंने कहा प्राचा साहब आप आइए, आज प्रोग्राम में आइए और आप बताइए कि क्या इसमें जस्टिस मिलने की गुंजाइश है। उनका जवाब था 100%। सुनिए प्राचा साहब को। प्राचा साहब, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये जो लॉ जो है ये पास हुआ है दोनों हाउसेस से, क्या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में, हिंदुस्तान की अदालत में चुनौती दी जा सकती है, चैलेंज दिया जा सकता है? मुझे यस नो में बताइए, एकदम जिस्ट बताइए क्या है। बेशक एकदम 100% दिया जा सकता है, और उसकी वजह यह है कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा के ये कानून लाया गया है। और मैं ये आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं, लॉजिकली बता के, कि अभी तक 2013 का जो कानून था, जो 1995 वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स आई थी, उस अमेंडमेंट को करने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान था, ड्राफ्ट करने में उसे। एक बात। दूसरी बात यह कि 2013 से आज 2025 हो गई, उसका एक भी प्रावधान संविधान की कसौटी पे कसा जाने के बावजूद बहुत सारी अदालतों में वो एक भी आज तक सेट असाइड नहीं हुआ है। सारा के सारे प्रावधान मौजूद हैं। एक ये मेरी लॉजिकल बड़ी वजह है। दूसरी बात यह कि 2013 के कानून में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं था, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो प्रावधान किसी और कानून में
वैसे का वैसा ही मौजूद ना हो। यानी कि जो आपने आर्टिकल 14 की बात की, तो अगर वो दूसरे कानून के लिए वो बात सही है, तो वो वक्फ के लिए क्यों सही नहीं है? ये दो बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से बेशक इसमें फाइल की जा सकती है, और अगर, और ये बहुत बड़ी अगर है, ईमानदारी से फैसला होगा तो ये 100% जीतने वाला केस है। 100% जीतने वाला केस है। आपने लेकिन एक बात बीच में कह दी प्राचा साहब, बड़ा कंफ्यूजिंग। आपने कहा कि अगर अदालत, ये अगर मगर क्या में है, खुलकर बोलिए साहब। अगर मगर क्या है? अगर मगर ये है कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है। तो इस केस में जो अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को इस वक्त बिल की लाने की वजह सिर्फ एक है, और वो बहुत हमें साफ तौर पे समझनी पड़ेगी। वक्फ के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है। अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो अमित शाह जी और मोदी जी के प्रिय उद्योगपति अपने आप को कहते हैं, लेकिन है वो सब करप्ट बेईमान लोग जो देश की हर एक संपदा लूटना चाहते हैं। तो वक्त भी एक बड़ी संपदा है, तो ये लूटने के लिए कानून लाया गया है, और इसकी दूसरी कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, एक छोटी वजह ये हो सकती है कि अभी जो देश में हालात चल रहे हैं, ट्रंप साहब ने, टाइमिंग की बात है वो सिर्फ, ट्रंप साहब ने बिल्कुल मोदी जी को अपने सामने विजिबली साष्टांग करा लिया है टैरिफ के मामले में, तो उसकी तरफ से भी ध्यान बटाने के लिए हो सकती है, ये टाइमिंग की बात है। लेकिन बुनियादी वजह यह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को ये सारी जमीनें चोरी करके देनी है, जैसे सारे पोर्ट्स, जैसे सारे एयरपोर्ट्स, जैसे सारी माइनिंग, जैसे सब कुछ लूट के उनको दे दिया है। वही उसी कड़ी में ये चीज है। इसको और किसी भी नजर से देखे जाना मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं होगा। और ये कानून इसके बाद सिखों के लिए आएगा, क्रिश्चियंस के लिए आएगा, बुद्धिस्ट समाज के लिए तो ऑलरेडी है ही, और उसके बाद ट्राइबल्स के लिए भी। सबसे ज्यादा तो नुकसान लैंड का ट्राइबल्स का हो ही चुका है। हसदेव में अडानी जी इस वक्त क्या कर रहे हैं वो जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का नंबर आएगा, इनका तो आना ही आना है। और उसके बाद जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब खुद जो मंदिरों का जो मैनेजमेंट है वो सरकार के कब्जे से छुड़ाने के लिए, सरकार मतलब भ्रष्ट अधिकारियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए कितनी सारी पिटीशन तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने डाल रखी है। ये सबका नंबर आएगा, लूट तो सबकी होगी, ये तय है। आज भले ही कुछ लोग इसमें आंदोलन में साथ नहीं दे। चलिए, आप कह रहे हैं कि शुरुआत तो मुसलमानों से हुई, लेकिन नंबर सबका आएगा। मैं यहाँ पर एक चीज पूछ रहा हूँ, आर्टिकल 25 संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, वो ये कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी इस मुल्क में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को उसके मजहब की पूरी छूट है, और ये अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी का ये जो कानून है बीजेपी का, कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 25 संविधान का उल्लंघन है प्राचा साहब? और क्या इस पर आपको रिलीफ मिल सकता है सिर्फ एक ही आर्टिकल पे? ये भी 100%। बस मैं एक बात का क्लैरिफाई करना चाहूंगा, यहां भी हमारे देश में आर्टिकल 25 को माइनॉरिटीज के लिए समझा जाता है, उस तरह से, उस नजर से पढ़ा जाता है। सबके लिए है, आपने सही पढ़ा उसको। जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए भी ये उतनी प्रोटेक्शन है।